नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके सवालों के जवाब। तो लेते हैं आज का पहला सवाल जो पूछा है मिस्टर टीएस ने। मिस्टर टीएस जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें S&P 500 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर S&P 500 ETF में, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट सस्पेंडेड है, इसलिए आप S&P 500 ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जब आप एक ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो यदि आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप S&P 500 ETF में इन्वेस्ट कीजिए। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मिस्टर विशाल निकम ने। विशाल जानना चाहते हैं कि क्या NPS में एक साल में कई बार इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट है। तो विशाल, यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आपको एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 1000 रुपीज टीयर 1 में इन्वेस्ट करने होते हैं, लेकिन आप उससे ज़्यादा कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और जितनी बार चाहें उतनी बार आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगला सवाल ये पूछा है पल्लवी सिरिन ने। पल्लवी का सवाल यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो क्लेम मिलता है क्या उस पर टैक्स लगता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो क्लेम मिलेगा ये बेसिकली रियम्बर्समेंट है, जो आपने खर्च किया है उसके सामने आपको रियम्बर्समेंट मिल रहा है, इस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सत्ती बाबू ने। सत्ती जी 28 ईयर्स ओल्ड हैं और डिफेंस पर्सनल हैं। सत्ती जी अभी सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, और वो कुछ फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें कंटिजेंसी फंड, रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रंस एजुकेशन, चिल्ड्रंस मैरिज, इस तरह के फाइनेंशियल गोल्स हैं। हालांकि क्योंकि सत्ती जी अभी सिंगल हैं, लेकिन वो एडवांस में बच्चों की एजुकेशन और उनकी शादी को भी अपने फाइनेंशियल गोल में शामिल कर रहे हैं। सत्ती जी, कंटिजेंसी प्लानिंग के लिए मैं सलाह दूंगा कि आपको लिक्विड फंड या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यदि आप 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 2,000-3,000 रुपए एक लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, या फिर जैसा मैंने कहा कि शॉर्ट ड्यूरेशन फंड आप ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड, ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड, इस तरह के एक लिक्विड फंड या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बाकी का जो 12-13 हज़ार रुपये महीना है वो आपको लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप यहां पर एक लार्ज एंड मिड कैप फंड जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप या कैनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, इसमें से किसी भी एक फंड में इन्वेस्ट कीजिए। एक मिड कैप फंड जैसे कि PGIM इंडिया मिड कैप फंड या एक्सिस मिड कैप फंड, इसे आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। साथ ही आप एक स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका नजरिया काफी लंबा है, आप यंग हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की एजुकेशन और उनकी शादी के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। तो इस हिसाब से आप एक स्मॉल कैप फंड जैसे कि एक्सिस स्मॉल कैप, कैनरा रूबिको स्मॉल कैप या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इनमें से किसी एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। साथ ही आप एक फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड या निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इनमें से किसी एक फ्लेक्सी कैप फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो एक कंटिजेंसी प्लानिंग के लिए मैंने आपको लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में निवेश करने की सलाह दी है। साथ ही आप इक्विटी में एक लार्ज एंड मिड कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और एक फ्लेक्सी कैप, इस तरह से 4 फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है अमित ककरिया ने, और इनका सवाल टैक्स को लेकर है। अमित जी जानना चाहते हैं कि यदि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो क्या उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है। तो यदि आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो उसे आप इक्विटी के
शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है चंद्र प्रकाश ने। चंद्र प्रकाश का सवाल यह है कि उनके साथ 1 लाख का फ्रॉड हुआ है। उनके अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल गए हैं फोन पे के थ्रू और उन्होंने इसकी कंप्लेंट की एसबीआई में और एसबीआई उनकी कंप्लेंट पर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस के पास भी अपनी शिकायत दर्ज की है। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार यदि किसी अकाउंट होल्डर के अकाउंट से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता है जहां पर अकाउंट होल्डर की कोई नेग्लिजेंस या कोई गलती नहीं है, यानी कि अकाउंट होल्डर ने अपना पासवर्ड, ओटीपी या क्रेडेंशियल्स किसी के साथ शेयर नहीं किए हैं और ना ही यहां पर बैंक की कोई गलती है, लेकिन यहां पर सिस्टम में किसी तरह की कोई कमी है जिसकी वजह से यहां पर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इस केस में यदि अकाउंट होल्डर विद इन 3 डेज बैंक को इसके बारे में इंटीमेट कर देता है तो उस अकाउंट होल्डर की कोई लायबिलिटी नहीं है। विद इन 90 डेज बैंक उस अकाउंट होल्डर को जो भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ है वो पैसे वापस करेगा। लेकिन यहां पर यदि आपने अपने क्रेडेंशियल्स किसी के साथ शेयर किए हैं, यदि आपने अपना ओटीपी शेयर किया है, तो इस केस में बैंक इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेगा और जब तक आपने इंटीमेट नहीं किया है तब तक जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो आपकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन इंटीमेट करने के बाद जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके बाद में उसके लिए बैंक रेस्पॉन्सिबल होगा। तो यदि जैसा कि आप कह रहे हैं आपने शिकायत की है, आपकी यहां पर कोई गलती नहीं है, आपके अकाउंट से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ है, तो आप बैंक को बताइए और यदि बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप आरबीआई द्वारा अपॉइंटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।